हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इस YouTube चैनल फिजिक्स फ्लैश में। आपके लिए ये चैनल इसलिए क्रिएट किया गया है दोस्तों, क्योंकि फिजिक्स में जब कोई भी बच्चा जो क्लास 10 से क्लास 11 के में आता है, उसको बिगनिंग में बहुत सारी प्रॉब्लम होती है, खासकर करेक्ट गाइडेंस की। जब भी वो गाइडेंस लेने जाता है तो कोचिंग में या तो ज़्यादा भीड़ हो जाने के कारण या अपने शाय नेचर होने के कारण वो चीज़ों को पूछ नहीं पाता है। तो क्या उसको मनी ज़रूरी है पे करना बाहर गाइडेंस के लिए? नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर आप इस चैनल पे आते हैं तो वो आपकी सारी प्रॉब्लम को कवर किया जाएगा, जो मुझे अपने 8 साल के एक्सपीरियंस से पता चली है। दोस्तों, अभी ये क्लास 12th का हम पहला चैप्टर कवर करेंगे, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड। जब हम इस चैप्टर को कवर करेंगे तो हम ये देखेंगे कि इसके साथ वो कौन से टॉपिक्स हैं जिनको कवर करना है, जो हमें ज्यादा से ज्यादा इफेक्टिवली कंसेप्ट को ग्रैस्प करने में मदद करेगा। उन टॉपिक्स में वो सब टॉपिक्स भी क्या है जिन पे ध्यान देने की जरूरत है, और वो क्या चीजें नेग्लेक्ट करने की जरूरत है जो आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से या आपको क्लैरिटी नहीं भी देंगी। लेकिन हमें चैप्टर या सिलेबस तो पूरा कवर करना होगा, क्योंकि अगर कोई भी क्वेश्चन कहीं से भी आ जाए तो हम उसका जवाब देने के लिए तैयार रहें। और खासकर अगर आपको ज्यादा से ज्यादा परसेंटेज स्कोर करना है तो उसके लिए जरूरी है कि सिलेबस को सिर्फ एक बार नहीं, 3 से 4 बार पूरी तरीके से रिवाइज भी किया जाए। कंसेप्ट की डीप अंडरस्टैंडिंग के लिए इस चैप्टर में क्या सिलेबस है और साथ साथ उस सिलेबस को पढ़ने का तरीका क्या हो, ये देखना बहुत जरूरी है। तो हमारे ऊपर सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि इसको चैप्टर को कैसे पढ़े। तो दोस्तों, वन वर्ड में अगर आंसर दूं कि इसको पढ़ने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या है, इसके पहले आपको क्या आना चाहिए, तो दोस्तों आपको वेक्टर्स आना बहुत जरूरी है। अगर आपको ने वेक्टर्स नहीं पढ़ा है तो आपको बार बार प्रॉब्लम जाएगी वेक्टर्स को पढ़ने की। तो अगर वेक्टर्स, ठीक है, आपने वेक्टर्स नहीं पढ़ा, कोई बात नहीं, तो अब आपको वेक्टर्स पढ़ना होगा। मगर वो वेक्टर्स कहां से पढ़े? तो दोस्तों, जो हमने प्लेलिस्ट तैयार की है बेसिक टूल फॉर फिजिक्स के लिए, आप उसको कवर करें। आप उसमें जाएंगे तो उसमें डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, ट्रिग्नोमेट्री के साथ साथ वेक्टर्स को कवर किया गया है। वेक्टर्स के नियर अबाउट 13 लेक्चर्स आपको मिल जाएंगे, और वेक्टर्स के बेस पे न्यूमेरिकल भी मिल जाएंगे, जिससे आपको वेक्टर्स के ऊपर अगर कोई भी न्यूमेरिकल या फिर अनसीन क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अगर आपको मिला तो आप इफेक्टिवली उसको फेस कर लेंगे। तो मेरी आपसे बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट है कि आप वेक्टर्स को जाकर के देखें। आपको वेक्टर्स पढ़ना ही होगा, ठीक है। जैसा आपको क्लास 12 का सिलेबस कवर करना जरूरी है उसे इफेक्टिवली पास करने के लिए, उतना ही ज्यादा वेक्टर्स भी जरूरी है कि आप उस पूरे सिलेबस को कवर करने से पहले वेक्टर्स को मास्टर कर ले, बिल्कुल मास्टर कर ले। उसके बिना तो चलेगा ही नहीं। उसके बाद इस चैप्टर पे आए। वेक्टर्स को पढ़ने के बाद अगर इस चैप्टर्स पे आते हैं तो इस चैप्टर को समझने का आपको टाइम आधा लगेगा, ठीक है। तो अब हम एक काम करते हैं, हम लोग अब सिलेबस कवर कर देख लेते हैं कि सिलेबस में क्या क्या है और उसके अंदर क्या क्या होगा। उसको मैं अभी ओरली बता देता हूं। एक बार ओरली कवर करने के बाद वन बाय वन उस टॉपिक के वीडियो मैं डेली आपको देता रहूंगा। तो देखते हैं। हमने ये तो बता ही दिया है कि इस प्लेलिस्ट बेसिक टूल फॉर फिजिक्स के वीडियो लेक्चर की प्लेलिस्ट पे आप चले जाइए। तो सिलेबस और उसको किस तरीके से कवर करेंगे। सबसे पहले इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज में हम ये देखेंगे कि किस तरीके से दो ग्लास रॉड को वुलन और सिल्क क्लॉथ से रब किया गया और किस तरीके से दोनों ग्लास रॉड एक दूसरे को रिपेल की और दोनों क्लॉथ भी एक दूसरे को रिपेल किए। क्या कारण था कि इस तरीके का एक्सपेरिमेंट में हमें ये ऑब्जर्वेशन मिली, ठीक है। तो सबसे पहले हम ये पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है। इस एक्सपेरिमेंट की वजह से हमको ये समझ में आएगा इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है और पोलैरिटी क्या होती है। इसी एक्सपेरिमेंट से निकल के आई कि पोलैरिटी नाम की भी कोई चीज होती है।
उसके बाद इसी के अंदर हम ये भी पढ़ेंगे कि चार्ज को डिटेक्ट किया जा कैसे करा जाए। अगर चार्ज है तो उसको डिटेक्ट भी किया जा सकता है। उसको डिटेक्ट करने का जो एक्सपेरिमेंट था वो था हमारा गोल्ड लीफ एक्सपेरिमेंट। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक चार्ज गोल्ड लीफ एक्सपेरिमेंट में आकर के कंप्लीट होगा। उसके बाद हम देखेंगे कि कंडक्टर्स क्या होते हैं या इंसुलेटर्स क्या होते हैं, है ना। कंडक्टर्स या इंसुलेटर क्या है, तो और अगर इनको चार्ज दिया जाता है तो ये किस तरीके से बिहेव करते हैं। उसके बाद हमारा आएगा टॉपिक बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। अब प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है। प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज में आप देखेंगे कि उन चार्जेस को, जो इलेक्ट्रिक चार्ज हैं, चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव, ठीक है, इलेक्ट्रिक चार्ज दो तरीके के होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव, तो उन सबको ऐड किया जा सकता है। और कैसे ऐड किया जा सकता है, ये जब हम एडिटिविटी पढ़ेंगे तब देखेंगे। चार्ज कंजर्व्ड होता है, मतलब किसी भी बॉडी में कितना चार्ज है, किसी भी बॉडी में कितना चार्ज है, वो चार्ज ना तो डिस्ट्रॉय होता है और ना ही वो चार्ज एक्स्ट्रा क्रिएट होता है। जितना चार्ज किसी बॉडी में पहले से था उतना ही उसमें हमेशा मेंटेन रहता है। इसको हम अच्छे से पढ़ेंगे। चार्ज इज कंजर्व्ड, ये दूसरी प्रॉपर्टी है। और चार्ज इज क्वांटाइज्ड या क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन प्रॉपर्टी ये है कि चार्ज कितना, जो चार्ज प्रेजेंट है वो कितने अमाउंट में है, और वो अमाउंट हमेशा इंटीजर नंबर में रहता है। कभी ऐसा नहीं होता है कि हाफ चार्ज प्रेजेंट हो, इंटीजर मल्टीपल में सारे चार्ज प्रेजेंट रहते हैं। ये हम क्वांटाइजेशन में देखेंगे। ठीक है दोस्तों, अब यहां पे प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज खत्म होगा। उसके बाद हम अपने पहले लॉ पे आ जाएंगे, कूलम्स लॉ पे। कूलम्स लॉ क्या होता है दोस्तों, दो चार्ज हमें दिए रहेंगे और दो चार्ज के बीच में वो दोनों चार्ज एक दूसरे पे फोर्स लगाएंगे, किस डायरेक्शन में लगाएंगे, और उसके अलावा वो फोर्स जो लगेगा वो कितने अमाउंट का होगा। ठीक है, तो उसके लिए मैथमेटिकल एक्सप्रेशन हम देखेंगे कि उसका फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है, तो फोर्स दो चार्ज के बीच में देखेंगे। उसके साथ जो अगला टॉपिक हम उसी में देखेंगे, कूलम्स लॉ से ही रहेगा कि फोर्स अगर मल्टीपल चार्जेस है, दो चार्ज के बीच में तो हम थ्योरम को पढ़ लेंगे, लेकिन अगर मल्टीपल चार्ज भी प्रेजेंट रहेंगे तो उनमें फोर्स कैसा लगेगा और रिजल्ट क्या आएगा, ये हम देखेंगे फोर्स बिटवीन मल्टीपल चार्जेस में। उसके बाद हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड असल में अगर कोई चार्ज है तो वो चार्ज एक फील्ड भी डेवलप करता है, और उसकी ताकत किसी पॉइंट पे, जो फील्ड है उसकी ताकत किसी स्पेस में किसी पॉइंट पे कितनी होगी, ये इलेक्ट्रिक फील्ड बताएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, असल में जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ेंगे तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, जिसको ई से डिनोट किया जाता है, उसके बारे में पढ़ेंगे। अब क्योंकि वो भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए आप समझ लीजिए वेक्टर कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है इस चैप्टर को पढ़ने के लिए। ये चैप्टर के साथ साथ आपको कंप्लीट फिजिक्स में वेक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे वर्ड फॉर्मेशन के लिए इंग्लिश अल्फाबेट जरूरी है। अगर आप इंग्लिश में कोई सेंटेंस लिखते हो तो आपको वर्ड लिखना आना चाहिए। वर्ड लिखने के लिए आपको अल्फाबेट पता होना चाहिए। उसी तरीके से फिजिक्स को पढ़ने के लिए आपको वेक्टर्स का नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड, अब इलेक्ट्रिक फील्ड को जब हम पढ़ेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर खूब सारे चार्जेस हैं, है ना, खूब सारे चार्जेस हैं, वो चार्जेस किस तरीके से ऑर्गेनाइज्ड हैं। ठीक है, किस तरीके से वो ऑर्गेनाइज है, मतलब पॉइंट चार्ज, एक सिंगल चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा, एक लाइन में अगर चार्ज है तो कैसा होगा, ये सारी चीजें हमको पढ़ना बहुत जरूरी हो जाएगी। अब जो इलेक्ट्रिक फील्ड एक चार्ज से डेवलप हुआ है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरीके का होता है, उसको अगर हम अपने पेपर में देखें, क्योंकि वो फील्ड स्ट्रेंथ तो इनविजिबल होती है, उसको अगर हम विजिबली अगर देखने की कोशिश करें कि वो किस तरीके से दिखता है, तो वो हमें फील्ड लाइंस बताएगी। ये लाइन एक इमेजिनरी लाइंस है, लोगों का कहना इस तरीके से, ये फील्ड लाइन इमेजिनरी लाइन है, लेकिन हमें समझने के लिए कि फील्ड स्ट्रेंथ ऐसा होता होगा, उसके लिए हमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पढ़ना बहुत जरूरी है। फिर आते हैं हम फ्लक्स पे।
फ्लक्स का मतलब ये होता है कि फील्ड लाइन किसी सरफेस को किस तरीके से पियर्स करती है, ठीक है, किस तरीके से किसी के ऑब्जेक्ट बॉडी के पार जाएगी, वो होता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ये पढ़ना इसलिए जरूरी है क्योंकि आपको इस चैप्टर में मिलेगा गॉस लॉ, है ना। गॉस लॉ क्या होता है वो आप उसको पढ़ने के पहले आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ना पड़ेगा, फिर आएगा आपको इलेक्ट्रिक डाइपोल। अब दोस्तों डाइपोल क्या है? डाइपोल मतलब दो चार्ज एक थोड़ी सी डिस्टेंस पे रखे रहेंगे, तो दोनों चार्ज के कारण अपना अपना फील्ड डेवलप होगा। तो दो चार्ज जब किसी एक लिमिटेड डिस्टेंस पे रखे रहते हैं तो वो डाइपोल बनते हैं, ठीक है। अब वो डाइपोल कितना फील्ड जनरेट करेगा उसके लिए हम एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन और डेरिवेशन कैलकुलेट करेंगे, और डाइपोल का मतलब क्या है ये भी देखना है। अब अगर उस एक इलेक्ट्रिक फील्ड पहले से है, डाइपोल का अपना इलेक्ट्रिक फील्ड तो होगा, मगर उसी डाइपोल को अगर हम किसी दूसरे फील्ड में लग देंगे, बाहर से कोई फील्ड आ रहा है और डाइपोल को रख देंगे तो वो कैसा बिहेव करेगा ये भी हमको देखना होगा। गॉस लॉ तो मैंने आपको बता ही दिया है, लेकिन गॉस लॉ का एप्लीकेशन पढ़ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। गॉस लॉ हम पढ़ तो रहे हैं, लेकिन क्यों पढ़ रहे हैं, उसका जो एप्लीकेशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसका एप्लीकेशन कहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाता है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के एक्सप्रेशन को डेराइव करने के लिए। जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डेरिवेशन करते हो तो वो थोड़ा लंबा हो जाता है, पर गॉस लॉ की मदद से वो बहुत ही शॉर्ट में कवर हो जाएगा। तो अगर एक लॉन्ग वायर है, उस लॉन्ग वायर के कारण आसपास के पॉइंट पे कितना फील्ड स्ट्रेंथ डेवलप होगा वो गॉस लॉ से पता चलेगा, है ना। अगर यूनिफॉर्म चार्ज शीट है, एक बड़ी सी शीट है, इनफाइनाइट एरिया की शीट है जिसको हम नाप नहीं सकते हैं, उसमें अगर चार्जेस समान रूप से लगे हुए हैं, कहने का मतलब चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, हर पर स्क्वायर एरिया में जो चार्ज है वो एक जैसा है, तो उसके कारण फील्ड स्ट्रेंथ कितना होगा हम ये देखेंगे। और लास्ट में स्फेरिकल शेल, एक स्फेरिकल शेल के कारण फील्ड स्ट्रेंथ कितना होता है ये भी देखना होगा। अब शेल के आउटसाइड में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है और इनसाइड में भी इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है ये भी हमें गॉस लॉ बताएगा, ठीक है। अब हर के एंड में, हर टॉपिक के एंड में जहां जहां है वहां हम एनसीईआरटी के क्वेश्चन को उठा करके सॉल्व करना चालू कर देंगे। इसी के साथ साथ जेई और नीट के कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी हम सॉल्व करते चलेंगे, ताकि आपको ये कॉन्फिडेंस डेवलप हो जाए कि जो हम पढ़ रहे हैं वो हमारे काम का है। और अगर हम ऐसे ही टॉपिक्स को पढ़ते गए और रिवाइज करते गए तो एंड तक, जब तक हमारा सिलेबस खत्म होगा, हम इस काबिल हो जाएंगे कि हम नीट के और जेई के क्वेश्चन इजीली फेस कर सकेंगे। यहाँ तक बने रहने के लिए आप लोग को बहुत बहुत थैंक यू। मैं एक बार फिर बोलूँगा कि प्लीज़ और प्लीज़ जा करके वेक्टर्स को एक बार रिवाइज कर लीजिए, वेक्टर्स का वीडियो देख लीजिए, और कमेंट सेक्शन में बताइए अगर आपको वेक्टर समझ में नहीं आया है, कोई वीडियो ऐसा है जिसमें आपको कोई ज़रूरत फील हो रही हो मैंने कवर नहीं किया है, तो आप उसको कमेंट सेक्शन में बताइए। सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, क्योंकि रेगुलर इंटरवल में हम पूरे वीडियोस डेली अपलोड करेंगे और आपका पूरा का पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा। तो जय हिंद।